वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड। तो फिर से एंट्री ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर से जल्दी से एंट्री ले लेते हैं, सुन लेते हैं। क्या अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर से एंट्री ले लेते हैं। तो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, जिसका नाम है सर अर्जुना 2024। जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चेक कर रहा था वैसे तो, क्या आप लोग रिप्लाई करते भी हैं कि ये नहीं, या सिर्फ हाय हेलो बोलते जाते हो? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? और देखने के साथ साथ मैंने इतनी बड़ी बढ़िया सी शायरी भी बोल दी, अब तो मिस हो गई है भाई। अब तो इतनी गजब की थी ना, मतलब मैंने उसको याद किया था तुम्हारे लिए कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलूंगा और उन प्यारे प्यारे बच्चों को ये सुनाऊंगा। पर अब तो यार तुम लोगों ने मिस कर दी है, अब अपन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो शुरू करें बेटा अपनी पढ़ाई, जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा, रिपीट कर दें? चलो रिपीट कर देते, सुनो। तो दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। कई अभी क्योंकि हमारी उम्र कम होती है, कई चीजों का हमें एहसास नहीं होता, पर उनकी मीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उन्हीं में से बेटा दो लाइनें मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, आप ध्यान देना जरा, ठीक है? ध्यान देना। तो कहा कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ पानी में और पसीने में बहुत अंतर है। सिर्फ पानी में और पसीने में बहुत अंतर है। सिर्फ किसी पत्थर में और नगीने में बहुत अंतर है। सिर्फ किसी पत्थर में और नगीने में बहुत अंतर है। बेटा लोग बाग समय देखते हुए बिता देते हैं, इस जीवन को बिताने में और जीने में बहुत अंतर है। तो आप लोग अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना, एक डेडिकेटेड मीनिंग होनी चाहिए, लाइफ में गोल होना चाहिए, उस गोल की तरफ अचीव होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होना कि मतलब मजा आ जाए लाइफ में कि हाँ यार, आपसे कोई पूछे, अभी नहीं पूछेगा कोई आपसे, आपसे 5 साल 10 साल बाद पूछेगा कि भाई अचीवमेंट क्या है आपके, ये लाइफ में सबसे खतरनाक चीज क्या करी है आपने। तब आप बोलोगे अबे किससे बात कर रहा है तू? AIR में बात करना, बोलना कि मेरी AIR जितना भी आपने लिखा है बेटा उतनी आई है। तो ये क्या है बेटा? ये वन ऑफ द अचीवमेंट है जो आप अपने इनिशियल स्टेज पे जा सकते हो। और लाइफ तो अभी बाकी है, तो बढ़िया एंजॉय करते हुए करना। अभी बढ़िया पढ़ाई करना, कॉलेज में एंजॉय करना, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना, स्काई डाइविंग करना, ये सारी सारी चीजें बढ़िया अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए करना, ठीक है? चलो, तो ये सब करने के लिए सर सबसे पहले जरूरी होता है अपने आप को कुछ बना करके प्रूव करके दिखाने में। तो आज बेटा अपन कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप पहले मेरी बात सुनोगे, फिर मैं आप लोगों को आगे की कहानी सुनाऊंगा। पहले जल्दी से बता दो कैसे हो आप लोग? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? TPP भी करवाने वाला हूं, ठीक है? और बढ़िया से आप लोगों के साथ मेहनत भी करने वाले हैं। अपन दोनों यार मिलके मेहनत करेंगे। सिर्फ आप मेरी अकेली मेहनत से या आपकी अकेली की मेहनत से नहीं होगा, अपन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ेगा। और याद रखना कि आपको और मुझे मिल करके पापा मम्मी का सपना पूरा करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो अब बोल दो कि भैया पापा मम्मी, मैं और मेरे भैया सर अभिषेक सर, हम दोनों ही मिलकर के आपने जो सपना देखा है वो पूरा करेंगे। अब उसके लिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या? हमें अच्छे से रिवीजन करना है। तो आप लोगों का काम है बेटा, क्लास शुरू करने से पहले मैं ये मान लेता हूं कि आपने चीजें करी होंगी। होमवर्क भी मैं करवाऊंगा, DPP भी मैं करवाऊंगा। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। पूरी मेरी 1.5 घंटे की जो भी बकवास है
वो सुननी है और उसको रिवाइज करना है। मैं एक एक सवाल आपको करवा दूंगा। जितनी चीजें बेटा आप बोर्ड पे देखोगे आप बस उतना ही सीख लो। मैं कह रहा हूं जो आप रैंक लिख दोगे ना, वो रैंक ना आ जाए तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा भाई, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। क्लियर? आप मेरी बात सुनो, आप जल्दी से सुनो 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 जल्दी से। सबसे पहले तो सर आपने मुझे स्केलर और वेक्टर समझाया, वो मुझे आ चुका है। फिर आपने मुझे एंगल देखना सिखाया, वो भी मुझे आ चुका है। टेल टू टेल या हेड टू हेड एंगल देखते हैं, वो मैं समझ चुका हूं अच्छे से। फिर आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर समझाया। टाइप्स ऑफ वेक्टर की जो शुरुआत करी थी आपने, वो शुरू करी थी इक्वल वेक्टर से, हाँ सर। पैरेलल वेक्टर से, हाँ सर। एंटी पैरेलल से, हाँ सर। उसके बाद कोलिनियर बताया था, कोप्लेनर बताया था, नॉन कोप्लेनर बताया था, को इनिशियल बताया था, नल वेक्टर बताया था और यूनिट वेक्टर बताया था। जल्दी से बता दो, एक बार थम्स अप दे दो कि हाँ इतनी बातें क्लियर है। फिर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था बेटा सर, फिर आपने एक नई शुरुआत करी थी, चीजों के बारे में बताया था जिसे रेजोल्यूशन कुछ बोला था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर ये नाम दिया था और इसी को आपने फिर बाद में क्या बोल रहे थे बार बार, इसको आप वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट के नाम से, वेक्टर कंपोनेंट के नाम से जान रहे थे। अभी आप सिर्फ देखोगे यहां पे। और सर ये वेक्टर कंपोनेंट आपने 2D में बताया पहले हमें, और 2D में आपने क्या बोला, ध्यान से सुनो बेटा, अभी रिवीजन चल रहा है। मैंने पहले ही कहा है रिवीजन को आप बहुत सीरियसली लोगे, रिवीजन को बहुत सीरियसली लोगे, ठीक है? तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल पे होता है, ये एंगल कोई थीटा दिया गया है, हाँ सर, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक कैसा होता है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हाँ सर ये आपने बताया है। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, तो जो भी वेक्टर दिया गया है, ये मान लो मेरा ए वेक्टर दिया गया है सर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे ए एक्स बोलते हैं, कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस। और ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट होता है वो वाई एक्सिस में होता है, तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, ए वाई। क्योंकि आपके पास दो एक्सिस थी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, मैंने बताया ना मेन क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रिवीजन जो समझा रहा हूं। मैं ये मानता हूं यार, मैं भी तुम्हारी एज में जब था तो मैं भी इतना सीरियस नहीं लेता था चीजों को, पर बार बार सुना सुना के, सिखा के मैं इतना बोल बोल के मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम ये सारी चीजें सीख जाओ। बस तुम्हें मेरी बात सुनना है, बस उतना कर लो मेरे लिए। तो यहां से मतलब क्या है कि सर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक आई कैप में हो गया और प्लस एक जे कैप में हो गया। ये सर आपने मुझे चीजें बताई थी। ए एक्स का मतलब होता है मेरे ए वेक्टर का कितना भाग या कितना इफेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है, और सर ए वाई का मतलब होता था मेरे ए वेक्टर का कितना भाग या कितना पार्ट वाई एक्सिस में जाता था। और उसी के साथ आपने मुझे यह भी समझाया था क्या, कि ए का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है उसको जब भी ये एंगल के साथ लेटेगा तो ये आएगा सर ए कॉस थीटा के बराबर, और जब भी एंगल के बिना लेटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए साइन थीटा के बराबर आएगी। तो यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर जो आया दैट इज ए कॉस थीटा, ये आई कैप में है, प्लस ए साइन थीटा, और ये किस में है बेटा, जे कैप में है। ये दो हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट हो जाते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास सर ये थीटा नहीं है, तो आपने मुझे समझा दिया है कि जब भी मेरे पास थीटा नहीं होगा तो मैं किसको आवाज लगाने वाला हूं, किसको जोरों से चिल्लाने वाला हूं। जल्दी से बता दो कमेंट में, मैं किसको आवाज लगाऊंगा दूर दूर से कि भैया आ जाओ अब तुम्हारी जरूरत है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, हेलो एवरीवन, मुस्कान इज हियर।
अभी 2 मिनट ऐसी बातें बोल दूंगा ना, सारी मुस्कान उड़ जाएगी। पढ़ाई करने आओ, पढ़ाई कर लो शांति से। मैं डांटते टाइम पे बिल्कुल नहीं देखूंगा, लड़का हो या लड़की हो। मुस्कान इज हियर। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई हैं, मैडम पू आ गई हैं यहाँ पे, मिल लो इनसे। घर वाले पूछ नहीं रहे होंगे इनके यहाँ पे, और यहाँ पे आके लिख रही है मुस्कान इज हियर। तो घर वाले भी कुछ भी सोच के नाम रख देते हैं। दुनिया भर में पता नहीं कितने लॉन्डो की मुस्कान छीन रखी होगी इन्होंने, और नाम मुस्कान है इनका। सच बता रहा हूं, बहुतों की मुस्कान छीन रखी है उसने, और नाम मुस्कान है। तो हम किसको याद करेंगे? टेन थीटा को याद करेंगे बेटा। टेन थीटा आ गया। और अगर ये टेन थीटा आ गया यहां पे, तो आप ये बताओ थीटा के सामने वाला, बेटा ये जो लेंथ रहती है ना, आप ये बात समझो, ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों बेटा इक्वल होती हैं, सामने सामने है ना। तो ये वाली भी वैल्यू किसके बराबर होती है? ए वाई। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? ए वाई, और बेस कौन है बेटा? ए एक्स के बराबर। तो ये भी वैल्यू हमें याद करनी थी। जल्दी से बता दो, ये बातें आप लोगों को याद है कि नहीं है कंपोनेंट के केस में? जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इसके बाद बेटा दूसरी बात को समझो कि सर इसके बाद आपने हमें जो सिखाया था वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया था, और उसमें आपने ये बोला था, ध्यान से सुनो बेटा, उसमें हमने क्या सिखाया था कि मान लो अगर ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और ये है, ये क्या बना दी बेटा? मैंने 3 एक्सिस बना दी, और मैंने एक वेक्टर इनके बीच में बना दिया। और ये एंगल कैसा बना रहा था सर? एक्स एक्सिस से ये एंगल अल्फा बना रहा था, वाई एक्सिस से ये एंगल बीटा बना रहा था, और सर जेड एक्सिस से ये एंगल गामा बना रहा था। ये अगर सर ए वेक्टर है, ये गामा बना रहा था। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? ये अगर सर ए वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट कहां आ जाएगा सर? इसका एक कंपोनेंट एक्स में आ जाएगा, जिसे आप ए एक्स बोलोगे। इसका एक कंपोनेंट कहां आ जाएगा बेटा? वाई में आ जाएगा, जिसको आप ए वाई बोलोगे। और इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट कहां आ जाएगा? जेड में आ जाएगा, जिसे आप ए जेड बोलोगे। मतलब सर यहां पे ए वेक्टर जो है उसके कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वाली बात याद है बेटा आप लोगों को? और वहीं मैंने आपको समझाया था, वहीं मैंने आपको समझाया था क्या, कि जब भी बेटा ध्यान से सुनो, जब भी हमारे ये एक्सेस दिए गए हैं, या फिर एक ही एक्सेस को लेते हैं, अभी मान लो ये एक्सेस दी गई है और एंगल हमें अगर दोनों जगह से दे दिए हैं, मतलब यहां से एंगल मुझे दे दिया है बेटा अल्फा, और यहां से एंगल दे दिया है बीटा, और ये कोई ए वेक्टर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता था? जल्दी से बता दो सर। ए कॉस अल्फा होता था, और ऊपर वाला क्या होता था सर हमारा? ए कॉस बीटा के बराबर। अगर सर जो एंगल पता होंगे वहां पे कॉस आएगा, और अगर एंगल नहीं पता होगा तो साइन आएगा। क्लियर है? सेम यहां पे तो मुझे सारे एंगल पता हैं, तो यहां पे ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? ए कॉस अल्फा। इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो सर। ऊपर वाला आ जाएगा ए कॉस बीटा के बराबर। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा? ए कॉस गामा के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। इसको सर अगर मैं पुट कर दूंगा तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? ए कॉस अल्फा। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वाई की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? सर ए कॉस बीटा के बराबर आ जाती है। तो यहां पे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ए वाई अपॉन ए के बराबर।
ये बेटा सब मैग्नीट्यूड चल रहे हैं। यहीं पे ए जेड की बात करूं तो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड कॉस गामा, तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आती है सर, ए जेड का मैग्नीट्यूड अपॉन ए के बराबर। और सर इसी को सॉल्व करके आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे जो आपने कहा था कि याद कर लेना, काम आएंगे। और एक सर आपने लिखा था साइन के टर्म्स में और एक लिखा था सर आपने कॉस के टर्म्स में। और ये दोनों ही फॉर्मूले बता देता हूं सर मैं। आपने लिखा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 या 2, जल्दी से बताओ सर 1। और दूसरा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू किसके बराबर था, 2 के बराबर था। तो कल सर आपने ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे लिखवा दी थी जो कि आपने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद क्लास ओवर हो गई थी और आपने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे। जल्दी से बता दो क्या ये वाली चीजें बेटा आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से आग लगा दो कि हाँ सर आपने कल तक जो भी पढ़ाया है वो सब करवा दिया है। जल्दी से बता दो हो गया है कि नहीं हो गया बेटा, अरे जल्दी से बता दो कल तक जो भी कराया है वो सब हो गया है कि नहीं। कहां पे छूट गया ये, चलो जल्दी से बता दो इतना हो गया है कि नहीं हो गया है। हाँ सर ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये करेंगे। जैसे ये सवाल पूछा गया और कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, यार देखो कई चीजों का क्या जवाब ही नहीं होता है। जैसे आपने पूछा कि सर होमवर्क नहीं हुआ है या फिर होमवर्क के क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, जेन्युइन सी बात है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार में बेटा सीख जाओगे, आप धीरे धीरे सीखोगे ना। तो पर परेशान नहीं होना है, नहीं हुए कोई बात नहीं, मैं तो सारी चीजें आपको क्लास में बताता ही हूं बेटा। डीपीपीपी से लेकर के हर एक चीज मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाता हूं, एक भी चीज मैं आपके एंड पे नहीं छोड़ता हूं। मैंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपके सिलेक्शन की, आप बस पढ़ते जाएं। जैसे यहां पे बेटा ए वेक्टर जो दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई है 12 आई कैप प्लस 15 जे कैप। देखो आपके सामने ही सब चीजें हैं, बस आपको गौर से देखने की जरूरत है। अच्छा ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ए वेक्टर है, ये सर आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस है तो ये ए एक्स आई कैप है, और सर ये वाला वाई एक्सिस में है दैट मींस ये ए वाई जे कैप है। तो यहां पे हमसे पूछे ए एक्स की वैल्यू कितनी है दैट इज 12, ए वाई की वैल्यू कितनी है वो है 5। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा जल्दी से बता दो सर। उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से आएगा, और कैसे आएगा, ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो सर आप। तो यहां पे 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25, तो वैल्यू आ गई रूट में 169, 196 नहीं 169। तो हमारा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। जल्दी से बता दो 1 2 3 क्लियर। देखो कितना आसान है। एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब सर मुझे ये करना है कि ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी क्या है बेटा एक्स एक्सिस है, क्लियर है। और ये मेरा क्या बन गया बेटा वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक कहां पे है, एक सर एक्स एक्सिस में है, एक कहां पे एक्स एक्सिस में है, और दूसरा कहां है सर, दूसरा मेरा वाई एक्सिस में। क्लियर है। जो एक्स एक्सिस वाला है वो है 12 आई कैप, वाई एक्सिस वाला कितना है बेटा 5 जे कैप, और ये जो वेक्टर है ये कितना है बेटा 13 इसका मैग्नीट्यूड है।
आपसे क्या पूछा गया, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ये वाले का बेटा एंगल थीटा पूछ रहा है। एंगल पूछ रहा है तो आप कैसे निकालोगे सर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 5 की वैल्यू और ये 5 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, और टेन थीटा देखोगे बेटा, ये कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ वाला। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज 5 अपॉन बेस दैट इज 12। तो बेटा एंगल कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 5/12। अब एंगल लिखने का एक तरीका देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोई भी चीज आप धीरे धीरे सीखोगे। जैसे मैंने लिखा बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू, मान लो 1 आ गया, क्लियर है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हमारा क्या है बेटा, रेशियो है ना, ये तो रेशियो आया है कि साइन थीटा का रेशियो 1 है। पर आपसे सवाल में क्या पूछा सर, मैंने तो आपसे एंगल पूछा, आप मुझे रेशियो निकाल के बता रहे हो। तो बेटा एंगल कैसे निकाला जाता है, थीटा को आप यहीं रहने दो, साइन को अगर इधर भेजोगे, साइन को अपोजिट साइड भेजोगे, तो बेटा साइन के ऊपर ऐसा एक इनवर्स साइन आ जाता है, और ये वैल्यू क्या क्या आ जाती है, 1। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 90 डिग्री। बस ये सिंपल सा तरीका है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्या हो गया भैया, ये लाल क्रॉस क्यों बना रही हो, क्या हो गया प्रीति जी? क्या क्रॉस का मतलब क्या समझें, क्रॉस का मतलब क्या समझें? पहले नोटेशन, कौन सा रॉन्ग हो गया, कौन सा रॉन्ग हो गया? कौन सा रॉन्ग है? कुछ भी करते रहते यार बच्चे। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है तो 5 है, बेस ये है तो 12/5 ही तो है, क्या हुआ? कौन सी चीज बेटा रॉन्ग है? अच्छा, ये 15 लिख दिया, ये 15 नहीं, 5 ही है ना, ये 5 है। कौन सी चीज रॉन्ग है, अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, कौन सा रॉन्ग है ये तो बताओ। ये इसी को कह रहे थे क्या, ये 5 को कह रहे थे क्या, 15 लिख दिया? यस सर, क्लियर है। कौन सा वाला कह रहे हो ये बताओ, ये वाली चीज समझ में नहीं आई क्या, ये जो लिखा हुआ है? सर करेक्ट है, पैमर है, इसको भी कुछ काम ही नहीं है। ये नहीं कि अगर पढ़ लेता तो देखो, तभी मैं बता रहा बेटा, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ लिख लेता तो कुछ कर रहा होता, अभी यहां पे कमेंटबाजी कर रहा है। अगर पढ़ लेता तो कुछ कर रहा होता। इधर देखो बेटा, ये वाली बात एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने लिखा बेटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 का क्या मतलब है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 का मतलब है ये रेशियो है, ये रिजल्ट थोड़ी है। ये मैंने आपसे एंगल पूछा, आप 1/2 जवाब दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है भाई, मैंने आपसे एंगल पूछा है। तो आप एंगल के लिए क्या करोगे बेटा, कॉस को इस साइड भेजोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाती है। और 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है? अच्छा ये बताओ, कॉस थीटा 1/2 रेशियो आता कब है? जब सर हमारा 60 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही आ जाती है। कई लोग ये स्टेप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी बताते हैं कि कॉस थीटा अगर 1/2 है तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। ऐसे ही बेटा जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू
10 इधर चला जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5/12। अब ऐसे करके भी आपको रिजल्ट अगर दिखेगा तो आप घबराना नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि 10 को इस साइड भेज दिया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब अगला क्या पूछा गया है बेटा आपसे, ध्यान से देखो। ये तो आपने किसका एंगल बता दिया, एक्स एक्सिस का। अब अपन वाई एक्सिस का भी निकालते हैं। देखो देखो देखो, जल्दी से देखो। अब फिफ्थ वाला सवाल क्या पूछा बेटा, एंगल पूछा उसका वाई एक्सिस से। तो ये मेरा क्या है बेटा, ए वाई है, वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये मैंने क्या बना दिया बेटा, अपना वेक्टर बना दिया। और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 13 है। ये जो एंगल है बेटा, यहां से ये जो लेंथ निकल के आई है, ये कितनी है सर, एक्स एक्सिस अगर देखोगे तो 12 है, ये 12 है। और अगर वाई एक्सिस देखोगे तो ये कितना है बेटा, 5 है। अब आपने इस ए वेक्टर का, ये जो ए वेक्टर है इसका एंगल किससे पूछ लिया, वाई एक्सिस से। ये वाला थीटा पूछ लिया। तो अब आप मुझे इतना बताओ, अगर मैं बेटा इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। ये जो 12 है वही ऊपर वाला भी कितना निकल के आएगा बेटा, 12। ये थीटा हो गया, तो सामने वाली साइड थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, बेस। अब थीटा निकालोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, अब 12, और बेस कितना है बेटा, 5। तो टेन थीटा बराबर 12/5। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ 12/5। ये बेटा मेरे फिफ्थ वाले का आंसर आ गया। जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। यहां से बेटा इसकी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 12/5 आ जाएगा। जल्दी से बता दो, ये बात क्लियर है कि नहीं है। ये वाला समझ में आ गया हो तो बेटा एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, और फिर मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जल्दी से। हाँ, अब सिक्स्थ वाला पूछा है बेटा मुझसे, क्या, यूनिट वेक्टर। क्या पूछा गया है बेटा, यूनिट वेक्टर पूछा गया है। यूनिट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो कैसे निकालेंगे कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना दिया गया है, जल्दी से बता दो सर। ए वेक्टर की वैल्यू है 12i कैप प्लस 5j कैप, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है सर, वो 13 आया है। तो ए कैप कितना हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर दैट मींस दिस वैल्यू 12i कैप प्लस 5j कैप, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 13, ये बेटा ए कैप आ जाएगा। अब आप देखो, देखने से चीजें बड़ी अजीब लगेंगी। आप ये कहोगे कि यार ये कैसा डायरेक्शन है। बेटा वेक्टर्स में डायरेक्शन ऐसे ही निकलता है, कोई भी चीज। अब यार, अब आप छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हो। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो कि आपके लिए छोटे बच्चे नहीं रह गए हो कि अब आंसर 5 आएगा या 10 आएगा या 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, जो आंसर देखने में बड़ा सुंदर होगा। नहीं, अब वो फेज आप पार कर चुके हो। अब आप बाकी चीजों में अगर अपने आप को बड़ा मान रहे हो तो इसमें भी एक्सेप्ट करो कि अब आंसर ऐसे देखने में नजर आएंगे। जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर है बेटा। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवाता हूं। चलें बेटा आगे। बेटा एक और क्वेश्चन ऐसा सिमिलर आगे है, मैं वो करवाऊं आपको। यस सर। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 0.6 आई कैप प्लस बी जे कैप। एक बच्चे ने लिखा था पोल करवा दो। ले बेटा, तेरे मन की इच्छा मैं पूरी कर दूं। बता दो, अब पोल करके बता दो क्या आएगा आंसर।
तो सवाल क्या रहा है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0.6 i प्लस बी जे इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब ए वेक्टर इक्वल्स टू 0.6 i कैप प्लस बी जे कैप। अब बोल दिया कि ये जो वेक्टर है इज अ यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। अब अच्छा ये बताओ, यूनिट वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड, क्या मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। हाँ सर, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ए वेक्टर का, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होगा। हाँ जी सर, ए वेक्टर क्या हो गया 1, या फिर इस स्क्वायर को यहां पे भेज दो तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। ए एक्स बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स 0.6 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0.36 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर, ये इधर भेजो बेटा तो ये 1 माइनस 0.36 बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, 0.64 बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर बी स्क्वायर, और यहां से b की जो वैल्यू आएगी दैट इज रूट टाइम्स ऑफ 0.64, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बता दो, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो किसको अपन मार्क कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 1, जल्दी से बताओ। ये बी वाले का किस किस का आ गया है, अगर पोल नहीं आ रहा है तो बेटा आप डायरेक्ट कमेंट करके बता दो। वन ऑप्शन आ गया है कि नहीं आ गया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहा है, इधर देखो, अगला सवाल कह रहा है बेटा रिजॉल्व द वेक्टर इन द कंपोनेंट। अब हमें इसके क्या करने हैं बेटा, वेक्टर कंपोनेंट करने हैं। इधर देखो, अगर ये बेटा मेरा ए वेक्टर दिया गया है और ये एंगल कितना दिया गया है 37 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 10 cos 37। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर, ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 37। बेटा मैंने आप लोग को ट्राइंगल सिखाया है ये वाला अच्छे से, ये एंगल 37 होता है और ये एंगल 90 है, तो छोटे के सामने छोटा आएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी 10। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो सर, cos 37 होता है दैट इज इक्वल्स टू 3/5, हाँ cos है ना, हाँ 4/5, तो सर यहां से ये 2 हो गया तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ऊपर वाला कितना आएगा बेटा 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 37 हो जाएगा आपका 3/5, तो ये वैल्यू 2 से चली गई तो ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। जल्दी से बताओ क्या ये दो कंपोनेंट आ गए थे कि नहीं आ गए थे बेटा आप लोगों के, 8 और 6, जल्दी से बता दो। हाँ सर, अच्छा ये वालों को बताओ क्या करेंगे सर, इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज बेटा ये एंगल है ना, एंगल के साथ लेटेगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 20 cos 30 हो जाएगा, और ये एंगल के अगर बिना लेटेगा तो 20 sin 30 हो जाएगा। 20 sin 30 इज 1/2, तो 20 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 न्यूटन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, ये 20 इंटू √3/2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10√3। जल्दी से बता दो क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को, यस सर ये वाली बात क्लियर है। अच्छा इस वेक्टर को अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा कि सर ये जो वेक्टर है फोर्स का दैट इज 8i कैप प्लस 6j कैप लिखूंगा।
क्लियर है? मतलब एक्स एक्सिस में इतना मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन का, और वाई एक्सिस में 6 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दो। अच्छा ये देखो, ये ऊपर वाला क्या होता है बेटा, प्लस जे कैप होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस जे कैप। ये वाला क्या होता है बेटा, प्लस का आई कैप। तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बता दो। सर ये माइनस का आई कैप हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे फोर्स वेक्टर लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 10√3 ये आई कैप में हो गया, और प्लस का बेटा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 10 जे कैप में हो जाएगा। जहां पे माइनस सिर्फ क्या बता रहा है बेटा, माइनस को याद रखना सर, माइनस मेरा डायरेक्शन बता रहा है। जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? माइनस आई कैप बिल्कुल जवाब सही है। गौर से देख लो बेटा इस सवाल को, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, ये देख लो इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये बेटा वेक्टर दिए गए हैं, इनका रिजल्टेंट बताना है। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर पे सुनो, ये जो 10 न्यूटन है, अगर इसके मैं टुकड़े कर लूं तो इधर पे कितना टुकड़ा हो जाएगा, ये बताओ। सर ये आएगा 10 cos 37। आएगा कि नहीं आएगा, पहले इस बात पे थम्स अप दे दो। ये 10 है बेटा, एंगल के साथ लेटेगा तो 10 cos 37 आएगा, और एंगल के बिना लेटेगा तो ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बता दो। सर ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 sin 37। तभी मैंने कहा था बेटा ये जो ट्राइंगल है ये बड़े ट्रेंडिंग है, आपको इनको याद करना होगा। अभी भी नहीं किया है तो बेटा आपके पास मौका है, याद कर लो कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल छोटा है, छोटे के सामने छोटा आएगा, फिर ये बड़ा होगा और ये 5 आ जाएगा। अब हमसे cos 37 पूछा है, तो cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 4/5। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 न्यूटन के बराबर। कितना हो जाएगा बेटा, 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 इंटू साइन दैट इज 3/5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन के बराबर। मतलब ये जो किसी थीटा एंगल पे था, इसके आपने इफेक्ट एक्स एक्सिस में, और इस एंगल का, इस फोर्स का इफेक्ट वाई एक्सिस में देख लिया है। जल्दी से बता दो। हां सर। अब ध्यान से देखना, करने को तो मैं इसी में कर सकता हूं, फिर भी मैं आपको अलग से दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपकी विजुअल क्लियरिटी बहुत बढ़िया रहे। अगर इधर पे बेटा कोई 8 न्यूटन का फोर्स है, इधर पे कोई 4 न्यूटन का फोर्स है, आप ये बताओ इन दोनों में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ये बेटा 8 न्यूटन को 4 न्यूटन काट देगा, और रिजल्टेंट बचा हुआ जो फोर्स होगा, क्या वो 4 न्यूटन यहां बचेगा कि नहीं बचेगा? बेटा 4 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है, 8 में से 4 को घटा दोगे तो इस डायरेक्शन में 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? एक बार थम्स अप देके बता दो कि हां सर 4 बचेगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। हां सर 4 बचेगा। और उसी तरीके से बेटा नीचे क्या लग रहा है, नीचे जल्दी से बता दो। सर नीचे लग रहा है 5 न्यूटन, और ऊपर लग रहा है कितना, 6 न्यूटन। अब नीचे कोई तुम्हें 5 से खींच रहा है, ऊपर कोई तुम्हें 6 से खींच रहा है, तो बेटा ये 5 वाला इस 6 को खा लेगा, और रिजल्टेंट कितना बचेगा बेटा हमारे पास, सिर्फ 1 न्यूटन का बचेगा। ये बेटा रिजल्टेंट का मतलब होता है। मतलब मेरी जो फोर्स बची एफ वेक्टर दैट इज 4i कैप प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 1j कैप हो जाएगा। जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा अब हम क्या बना सकते हैं, इनका रिजल्टेंट भी बना सकते हैं। हाँ सर, ये जो वेक्टर आएगा इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, दैट इज √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 16 + 1 दैट इज √17।
मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, √17। ये जो नेट फोर्स आएगी। आप चाहो कि नहीं सर मैं तो एंगल भी देखना चाहता हूं, ये एंगल थीटा भी देख सकते हो। बेटा थीटा क्या होता है, एंगल आपको, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें हैं, एक हो गया उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, एंगल होता है। तो थीटा कैसे निकालोगे, सर ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 1। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B, दैट मींस 1/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स ऑफ 1/4। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो कि हां सर ये वाली बात भी अब हमें क्लियर हो गई है। जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो कि हां सर, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, कि हां सर ये वाला क्लियर है, आप आगे चल सकते हो। यस सर, ठीक है। अब अगला सवाल देखो बेटा। अब पहले मैंने क्या किया था, पहले सिर्फ एक ही फोर्स एंगल पे थी। ये वाला आप मुझे खुद से करके बताओ। ये वाला मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइमर देख करके, टाइमर दे करके आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से ये करके बता दो क्या आने वाला है इसका, जल्दी से बता दो। सेम 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 ही आएगा। देखो ये 5 न्यूटन है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 cos 37। हाँ सर, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, 5 sin 37। ठीक है। अब ये वाले को तो तुमने तोड़ दिया, ये तोड़ने का मतलब है अब ये फोर्स आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट ये कर दिया और इसका एक कंपोनेंट ये कर दिया। क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर। ये 5 न्यूटन का अगर हम करेंगे तो बेटा इसका कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। सर इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज 5, कितना आ जाएगा cos ऑफ 53, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट भी आएगा बेटा एक, क्योंकि हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट, तो ये बेटा पिंक वाला है, दैट इज 5 sin ऑफ 53। क्लियर है बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट देख दूं, 5 इंटू कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है सर, कॉस छोटा छोटा मतलब 4/5 हो जाएगा। तो ये फोर्स कितनी आ गई बेटा, 4 न्यूटन। जल्दी से बता दो, हाँ सर। इसकी बेटा बात करूंगा तो 5 cos 53 मतलब बड़ा, तो ये 3/5 हो जाएगा, इससे ये चला गया, ये हो गया 3 न्यूटन। क्लियर है। नीचे क्या लग रहा है बेटा, 5 न्यूटन लग रहा है। 5 sin 53, तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। तो 5 इंटू साइन 37 इज 3/5, इससे ये कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। और 5 sin 53 लिखोगे तो 5 इंटू 4/5 होगा, इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से। अब इसको अपन नीट एंड क्लीन यहां लिख लेते हैं। ऊपर बेटा आपके पास कितनी फोर्स है सर, 2 फोर्स है, एक कितने न्यूटन की, 3 न्यूटन की, और इधर पे एक कितने न्यूटन की है बेटा, 4 न्यूटन की है। सेम इधर पे देखोगे तो यहां पे एक फोर्स कितने न्यूटन की है सर, यहां पे एक फोर्स हमारे पास है 3 न्यूटन की, और ऊपर की तरफ एक फोर्स है 4 न्यूटन की। क्या अब आप इसको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं क्या, आप ये बताओ। आप क्या इसको, नीचे एक और फोर्स लग रही है बेटा 5 न्यूटन की, आप ये बताओ, 4 और 3 ये 7 न्यूटन बचेगा। नीचे 5 न्यूटन है, ऊपर 7 न्यूटन है। 7 में से अगर मैं 5 को घटा दूंगा, 7 में से मैं 5 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा सर, 7 में से 5 घटा दोगे तो ऊपर की तरफ 2 न्यूटन बचेगा। ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है। 3 में से 4 में से 3 को घटा दोगे तो कितना न्यूटन बचेगा सर, ये 1 न्यूटन बचेगा। कितना सिंपल है यार। तो ये फोर्स रिजल्टेंट कितनी आ गई बेटा, आई कैप मतलब 1 ही है, प्लस 2 जे कैप।
एक बार जल्दी से थम्स अप दे के बता दो जिसको ये बात समझ में आ गई है। जल्दी से बता दो कि ये बात जिसको समझ में आ गई है, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर है, चमक गई है। और इधर पे बेटा अगर मैं वेक्टर बना दूं और कोई मुझसे पूछे कि भैया एक काम करना, ये वाला थीटा एंगल बनाना, तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये ऑलरेडी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर कितना है, tan थीटा। बेटा परपेंडिकुलर मैंने बताया ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम रहती है, तो ये अगर 2 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। तो ये परपेंडिकुलर आ गया 2 न्यूटन और बेस आ गया 1 न्यूटन, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 के बराबर आ जाएगा। अब जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? अब क्लियर है सर, क्लियर है, डन डन डन, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। बेटा आगे चलें, अगला सवाल ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री बेटा कोई वेक्टर एंगल बनाता है, किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो भैया अंग्रेजी समझो उसकी। अंग्रेजी ये कह रहा है कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे उसकी वैल्यू, ये जो फोर्स है ना बेटा, ये फोर्स नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, मेक्स 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया है, मतलब इसकी एफ एक्स की वैल्यू जो दी गई है, ये 250 न्यूटन दी गई है। तो आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो ये फोर्स बताना है, प्लस मुझे एफ वाई की वैल्यू बतानी है। जल्दी से ये बता दो बेटा। एक चीज समझो आप लोग, आपके हाथ में है, आपके हाथ में कंट्रोल है। चाहे तो ये कोई भी चीज आपको थोड़ी भी डिफिकल्ट लगे, आपके ऊपर है, या तो छोड़ दो या फिर तो फाइट करो। एक बार फाइट करना सीख गए ना, कभी कोई आपको नहीं हरा सकता है। आप ये मान लेना कि भैया आपको आपके अलावा जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। आप जिस मोमेंट पे हारोगे ना, उसका कारण, उसका रीजन और कोई नहीं होगा, ये आप होगे। आप उसको पहले एक्सेप्ट करो। अब जल्दी से ये बता दो, क्या बेटा इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो दो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, क्या होगा सर, एफ कॉस थीटा। क्या ये होता है कि नहीं होता है? पहले एक बार थम्स अप देके ये बता दो बेटा, इसका, इस एफ का नीचे वाला कंपोनेंट क्या एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और ये एफ कॉस थीटा की ही तो वैल्यू 250 दी गई है, मतलब एफ कॉस थीटा जिसको हम एफ एक्स बोलते हैं, वही तो बेटा 250 न्यूटन दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहां पे अगर मुझे एफ निकालनी है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एफ वेक्टर इनटू यहां पे आ जाएगा √3/2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 250 न्यूटन। तो एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, नीचे √3। दैट मीन्स 500 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन आ जाएगा बेटा। ये आपका एफ फोर्स की वैल्यू आ गई है, ये एफ फोर्स की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो वैल्यू आ गई है सर, ये फोर्स की वैल्यू है 500/√3 न्यूटन। ये बेटा इसका आंसर है। अब अच्छा ये बताओ, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? सर वर्टिकल कंपोनेंट तो एफ साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू नहीं बता पाओगे एफ वाई की? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। तभी मैं आपको कह रहा था बेटा, अगर हमें हर एक मोमेंट पे पेन लगा करके उठा करके लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। हर एक बच्चा एक एक कमेंट मैं देखना चाहता हूं कि एफ वाई निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। सर एफ वाई का फॉर्मूला एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री होगा।
एफ कितना आया है बेटा 50, 500 बटे √3 इंटू साइन 30 1/2, 2 से ये गुजर गया, कितना आ गया बेटा 250 बटे √3। जल्दी से बता दो किस किस बच्चे का 250 बटे √3 आंसर आ गया है। एक बार जल्दी से आग लगा दो कि हां सर ये समझ में आ गया है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो कि हाँ सर कुछ थोड़ा तो समझ में आ रहा है। मैं मानता हूं कि चलो 100% नहीं आ रहा है, 200% आ जाएगा। अब यहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप बस बिल्कुल तैयार रहो। यहां पे सारी चीजें एक एक क्लियर हो जाएंगी, आप बस यहां पे सुनते जाओ। यहां पे हमसे क्या बोला गया है बेटा, सबसे पहले ax की वैल्यू कमेंट में बता दो। क्या आपको नजर आ रही है ax, ay और az की वैल्यू? क्या आपको कमेंट में लिख करके बता दो ax, ay, az की वैल्यू क्या होगी। बेटा कोई भी सवाल बड़ा नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, छोटे छोटे सवाल तो करना सीखो। बड़ी जंग नहीं लड़ी जा रही है कोई बात नहीं, छोटी छोटी जंग, ये छोटी जंग है ना। ax की वैल्यू बताना कोई बड़ा काम है क्या? जो आई कैप के साथ हो गया वो ax हो गया, जो वाई कैप के साथ हो गया वो 3 हो गया, जो के कैप के साथ हो गया वो az हो गया। ये तो हम बता ही सकते हैं कि ये नहीं बता पाओगे। अब अच्छा ये बताओ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, चौथी चीज बतानी है। तो सर a का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर होता है। तो यहां पे सर जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4 या 8, सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 38। जल्दी से बता दो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? √49 आ रहा है सर आंसर। कितना आ रहा है? √49 आ रहा है। आपसे अब क्या पूछे गए बेटा? कोसाइन एंगल पूछे गए हैं। तो कोसाइन एंगल मैंने आपको बताया था, कोसाइन एंगल मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ax की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और a का मैग्नीट्यूड कितना है √49। ये क्या निकल के आया है बेटा आपका a का मैग्नीट्यूड कितना है √49। जल्दी से बता दो। हाँ सर 7, हाँ 7 लिख लो, मैं भी √49 लेकर के चल रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ध्यान से सुनो, ये पहले वाले का। यहां पे अगर बेटा दूसरा लिख दूं, यहां पे कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा दैट इज ax अपॉन ay, बेटा ऊपर क्या आ जाएगा ay अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो ये ay की वैल्यू कितनी है बेटा 3/7 हो जाएगा। और कॉस बीटा के पास क्या आ जाएगा बेटा कॉस गामा दैट इज इक्वल्स टू az अपॉन a का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 6/7 आ जाएगी। जल्दी से बता दो ये वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही है? ये सारी चीजें आपने क्या निकाल दिया बेटा 5th वाला पार्ट, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब एंगल पूछा गया है तो एंगल कैसे निकलेंगे सर? एंगल कैसे लिखेंगे? ये एंगल है क्या? नहीं, ये क्या है बेटा रेशियोज है। एंगल आपको निकालना है तो एंगल तो अल्फा है, कॉस को इधर भेज दो तो आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2/7। एंगल कैसे निकालेंगे? कितना सिंपल सी चीज है, कभी भी एंगल पूछे आप इस कॉस को यहां भेज दो तो वो निकल आता है एंगल। कोई बड़ी चीज है क्या? नहीं। जैसे बीटा पूछा गया है तो बीटा क्या आ जाएगा सर कॉस इनवर्स ऑफ 3/7 हो जाएगा। अच्छा इधर पे गामा पूछा गया तो कॉस को इधर पे भेज दो तो गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 6/7। बेटा ये चीजें अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यूनिट वेक्टर पूछा गया है, यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे सर? यूनिट वेक्टर आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? a कैप इक्वल्स टू
ऊपर क्या आ जाएगा सर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही सर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया ए वेक्टर बेटा, ए वेक्टर ये हो गया डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है आपके पास सर, ए का मैग्नीट्यूड 7 आया है, यही यूनिट वेक्टर है। एक बार आप सच सच बता दो, क्या ये जो चीजें कर रहे हैं ये डिफिकल्ट है क्या, ये डिफिकल्ट लगा क्या आपको? जल्दी से बताओ, ये चीजें बेटा आपको मुश्किल लगी या इजी लगी? बस करने की देर है, बस देखने की देर है, आप समझ के करते जाओ, सारी चीजें होती जाएंगी। जल्दी से बताते जाओ। नो सर, नो सर, नो सर। और ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना बेटा, कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती है, आप ये मान के चलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे ये वाली वैल्यू पूछ दी है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप जे कैप प्लस √2 k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड। तो पहला वाला तो आराम से कर लेंगे। ए एक्स की वैल्यू बेटा जब भी कुछ नहीं होता है उसका मतलब क्या होता है, 1। उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है उसका मतलब, 1 होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड 1, कुछ भी नहीं है, ए वाई का मैग्नीट्यूड 1। यहां पे वैल्यू कितनी है बेटा, √2। एक बच्चे ने डाउट में ये सवाल पूछा, क्या सर मुझे ये रूट की वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी क्या? तो मेरा जवाब है बेटा रूट 2 ही याद करना जीवन में, एक √2 जिसकी वैल्यू 1.414 होती है और दूसरा √3 जिसकी वैल्यू 1.732 होता है। यही 2 रूट्स याद रखना और किसी की जरूरत नहीं हमें। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे क्या? ए का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं? सर डायरेक्ट लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पे 1 + 1 + 2। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पे रूट के अंदर 4, तो आंसर कितना आ गया, 2। ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 2 है। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग प्लीज अपनी कॉपी पे खुद से ये दोनों चीजें लिखोगे। प्लीज आप लोग खुद एक बार ट्राई करो बेटा, आएगा आंसर। देखो सब बच्चों का आ रहा है, प्लीज ये निकाल के बता दो मुझे। ये थर्ड वाला पार्ट यहां पे बिल्कुल नहीं देखोगे, आप अपनी कॉपी पे सर झुका करके लिखोगे और जब हो जाएगा तो मेरे से आंसर मैच करोगे। डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा इज इक्वल्स टू ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यहां पे ax की वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 2 है। यहां पे cos बीटा की बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज 1/2। और यहां पे cos गामा की बात करूं तो az अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास 1/√2 आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिए डायरेक्शन को साइन। अब अगर कोई मुझसे एंगल पूछेगा, अगर मुझसे कोई एंगल पूछेगा तो cos अल्फा बराबर 1/2। अच्छा, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो अल्फा एक बार बता दो कितना हो जाएगा, अल्फा एक बार बता दो कितना हो जाएगा। सर अल्फा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 नहीं 60। कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। cos बीटा देखो, cos बीटा की वैल्यू कितनी आई है यार, ये वाला मैंने क्या लिख दिया है, ए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू तो √2/2 आएगी बेटा, इसकी वैल्यू √2/√2 आएगी। हाँ इधर देखो cos बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? यहीं पे अगर cos गामा लिखूं, दिस विल बी 1√2/2। इसको बेटा काटूंगा तो नीचे √2 आ जाएगा, मतलब cos गामा इक्वल्स टू 1/√2। cos की वैल्यू में 1/√2 कब आता है, जब एंगल कितना होता है बेटा, 45 डिग्री। आप सवाल देख रहे हो कितना खूबसूरत है, आप सवाल देख रहे हो बेटा कितना खूबसूरत है,
बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ गया है। तो बेटा कई ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनके बड़े अजीब से रिजल्ट हो सकते हैं। अब आप कोई छोटी क्लास में नहीं रह गए हो कि नहीं सर बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे, नहीं आएंगे सुंदर रिजल्ट, नहीं आएंगे सुंदर रिजल्ट। तुमने तो ये भी सोचा था यार तुम्हारी फाउंडेशन की जो फैकल्टी थी 9th 10th की वो बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी, एक से एक स्मार्ट टीचर थे। अब तुम देखो तुम्हें कैसे कैसे टीचर मिल गए। ठीक है, जैसे ही अर्चना में आए सर जल्लाद टीचर मिल गए हैं, एक से एक जल्लाद हैं, खूब चमकाते हैं, खूब डांटते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। जल्दी से बता दो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ऐसा हुआ है। तो बेटा यहां से भी चीजें थोड़ी सी आपको अजीब दिखेंगी, इतनी सुंदर नहीं दिखेंगी। हाँ फिर भी हम लोगों ने बायोलॉजी वाले सेक्शन में तो रखा हुआ है कि नहीं बच्चे देखते ही घबरा जाएंगे कि यार एक तो अभिषेक सर हैं और दूसरे सुधांशु सर मतलब हम दोनों को अगर साथ में कोई आदमी देख लेना तो वो घबरा जाए। वो ये मान ही नहीं सकता, मुझे और सुधांशु सर को साथ में खड़ा कर देना और बोलना कि इनका क्या प्रोफेशन है, कोई नहीं मानेगा कि ये दो आदमी पढ़ाते हैं। आप बताओ आपको लग रहा है क्या? जल्दी से बताओ कमेंट करके, लग रहा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ चलें बेटा आगे। चलो अगला बेटा सवाल जल्दी से आप बता दो क्या पूछा गया है। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, देन आर वेक्टर। रिजल्टेंट अभी बेटा ये वाला मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ये ए वेक्टर डू वेक्टर ये वाला भी नहीं, ये वाला भी अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा लॉग के सवाल, अभी समय कितना है जरा समय देख लें। समय अभी, हाँ इधर पे बेटा जल्दी से पोल करते हैं। आप जल्दी से मुझे ये बता दो, जल्दी से इसका आंसर क्या आया था बेटा आप लोगों का? इसका आंसर क्या आया था आप लोगों का? इसका आंसर क्या आया था जल्दी से बता दो। कि लॉग बेटा ये लिखा ऐसे है बेसिकली 10 × 35। इसका रिजल्ट कैसे निकाला आपने? या डीपीपी का नंबर बता देना कौन सा है। मेरे ख्याल से डीपीपी 08 है। एक बार नंबर बताना बेटा, ये डीपीपी 08 है ना? डीपीपी नंबर 08 है ना? जल्दी से एक बार बता देना डीपीपी के नंबर कौन सा है बेटा, ये 08 है कि नहीं है? जल्दी तो आप ये बताओ। अगर बेटा आपको मैंने ये सिखाया कि नहीं है, लॉग यहां पे अगर सर कोई टर्म है, यहां पे बेस ए, यहां पे बेस x की पावर n है, अगर सर ऊपर पावर आती है तो ये आगे आ जाता है और n लॉग बेस x इंटू ए के बराबर होता है। तो सेम बेटा ये पावर है कि नहीं है, ये पावर आगे चली जाएगी तो ये 35 लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों चीजें सेम होती हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना? सर आंसर आ जाएगा हमारा 35। जल्दी से बता दो क्या ये 35 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है हर बच्चे को? जल्दी से बता दो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है कि नहीं है हर बच्चे को? हाँ सर। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 15। तो यहां पे log 10 ऊपर क्या आ गया बेटा, यहां पे 15 आ गया, यहां पे क्या आ गया 15 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 10 15 कैसे आ जाएगा 5 × 3, क्योंकि 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई होता है तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा log 10 log 5 बेस 10, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखाई थी। log a इंटू बी का जो रिजल्ट होता है वो log a प्लस बी होता है। जल्दी से बताओ log a प्लस log b होता है। बेटा ये चीज याद है कि नहीं है? आप जल्दी से बता दो ये चीज याद है कि नहीं है, पहले जल्दी से बता दो। ये वाली चीज याद है आप लोगों को? तो यहां पे log 5 प्लस log 3 बेस 10
और इन दोनों की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी थी, और आपका आंसर मेरे ख्याल से 1.171 आया होगा। ये आ गया था कि नहीं आ गया था? ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से बता दो। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए आ गया था। अब तो लॉग समझने में बेटा दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं ये मानता हूं। जैसे यहां पे वैल्यू दी गई है बेटा, लॉग 25 बेस 10 प्लस लॉग 4 बेस बेटा कुछ भी नहीं दिया हो, सेम मानते हैं, माइनस लॉग 5। इसको बेटा आपने कैसे सॉल्व किया? सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लॉग 25 को 5 × 4 लिख दूं? नहीं, 5 × 5, 5 × 5 या 5 के स्क्वायर से काम चलेगा क्या? चलो 5 × 5 प्लस लॉग 4 माइनस लॉग 5। बेटा मल्टीप्लाई में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? लॉग ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग 4 माइनस लॉग 5। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये log 5 से ये log 5 कट गया, वैल्यू क्या बचेगी? log 5 प्लस log 4। बेटा ये दोनों एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाते कि नहीं आ जाता है? कि log 5 × 4 कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? log 20। जल्दी से बता दो किस किस का आंसर log 20 आ गया है? जल्दी से बता दो किस किस का आंसर log 20 आ गया है? यार आपसे ये वाले सवाल हो रहे हैं या फिर भारी लग रहे हैं? जल्दी से बता दो। नहीं सर, हो रहे हैं। अच्छा, log e बेस 8 इज इक्वल्स टू, बेटा 2 को क्या लिख सकते हो? 8 को क्या लिख सकते हो? सर 2 का क्यूब लिख सकता हूं बेस e, और पावर जब ऊपर हो तो आगे आ जाती है, दैट इज 3 log 2 बेस ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या ये भी क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आप लोगों का, कि सर यहां पे वैल्यू दी गई है log बेस 15 बेस ई, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? log 5 × 3, और यहां पे बेटा e आ जाएगा, और यहां पे लिख सकता हूं log बेस ई 5। बेटा मल्टीप्लाई में एडिशन होता है तो log a प्लस यहां पे लिख सकता हूं log b, तो यहां पे log 5 + 3 या log 3 + 5। बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए हैं? जल्दी से बताओ। बेटा थर्ड वाला कहां से आ जाएगा? थर्ड वाले में अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आंसर log 50 का होगा ना, log 50 बेस ई का आंसर होगा थर्ड वाले जो बता रहे हैं। अच्छा इसका बताओ क्या होगा? log x बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो आपको क्या बताया है बेटा? ये बेस की जो पावर होती है x उसका रिजल्ट होता है, मतलब बेस की जो पावर होती है x उसका रिजल्ट होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8। जल्दी से बताओ, इतना सिंपल है लॉग, इतना आसान है। अब आप लोग करने लगे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगला सवाल देखो, लॉग क्या दिया गया बेटा? 3, यहां पे x² बराबर 4। बेटा यहां पे स्क्वायर है, इसको आगे भेज दें तो 2 log x बेस 3 बराबर 4। 4 से इसको काटोगे 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 बराबर x होगा कि नहीं होगा? तो 3 की पावर 2 बराबर x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 9। जल्दी से बता दो, क्या ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 1 आ रहा है। 1 कैसे आएगा? 9 आएगा बेटा इसका। कुछ भी लिख रहे हो? ये वाला बताओ कि सर log ब्रैकेट में x × y बराबर 10 इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ x × y, मतलब 10 की पावर 2 क्या xy के बराबर होती है? 10 की पावर 2 बराबर x × y, दैट मींस x × y कितना आ जाएगा बेटा? 100। कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है log
बेस 2x इक्वल्स टू -5। क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से इधर देखो, इसका मतलब ये है ना कि 2 की पावर -5 बराबर x, मतलब 2 की पावर -5 बराबर x होगा कि नहीं होगा? तो x इक्वल्स टू 2 की पावर -5। जब भी बेटा पावर माइनस में होती है, अगर मैं इसको अपॉन में भेज दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हमारे पास यहां पे आंसर बेटा 2 की पावर 5 32 होती है कि नहीं होती है? तो हमारा आंसर जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया कहां देख रहे हो? दीदी इधर बोर्ड पे देखो, आया है कि नहीं आया ऑप्शन नंबर 4 तो आपका? जल्दी से बता दो। मुस्कान दीदी तो चली गई, क्या हो गया दीदी? नाराज हो गई दीदी? नाराज हो गई हो दीदी यार? अरे मजाक कर रहे थे, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। जल्दी से बताओ आ गया है कि नहीं आ गया है? आ गया है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन? हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन आ गया है। ये बेटा आखिरी सवाल था, एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि क्या आप लोगों की टीपीपी नंबर 08 ओके है? तो 08 ओके लिख दो या 8 ओके लिख दो। टीपीपी नंबर 08 ओके के हाँ सर, आपने क्लास में ही डीपीपी नंबर 08 करवा दिया है। अब जल्दी से आ जाओ, अब मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, पढ़ाना है और बताना है। और अब जो नई आपकी हेडिंग आ जाएगी बेटा, उसको अपन कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एडिशन ऑफ वेक्टर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, 10 ओके, 10 ओके, 10 नहीं 8 ओके, 8 ओके। हाँ, अब एडिशन ऑफ वेक्टर को बेटा ध्यान से सुनो, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान से सुनो। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि एक स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में मैंने वही बोला ना कि अगर मैंने आपको एक कंटेनर दिया और कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा, इस कंटेनर में 5 लीटर मिल्क मैंने ऐड किया और साथ में 2 लीटर पानी ऐड किया। अच्छा, थोड़ी ज्ञान की बात करूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे, थोड़ा ज्ञान दूं ऑफ द ट्रैक, बस मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ज्ञान दे दूं। तो एक चीज क्या होती है बेटा, जब हम बड़े होते हैं ना तो हम ये सोचते जाते हैं कि यार अभी आप बहुत ग्रोइंग स्टेज में हो, आप मेरी कुछ बातें ध्यान से मान लोगे ना तो आपकी पढ़ाई जो चल रही है उसमें आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ चीजें अगर मेरी बात अगर आप मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो कहते थे वो बहुत बड़ी बात कहते थे, वो तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो एक बात तो बेटा आप ये मान लेना कि आपको भले ही चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक गिलास दूध बड़ा वाला, हो सके तो 2 गिलास, 2 गिलास नहीं तो 1 गिलास दूध आपको पीना ही पीना है। मैं बता रहा हूं, इससे आपकी आप एक बार, मैं कह रहा हूं 1 महीने ऐसे करके देखना, यू विल फील द चेंज। ये आपको करना ही करना है। प्लस आप मेरे कहने से 2 ड्राई फ्रूट्स, मतलब 2, एक बेटा आपका आलमंड, आलमंड कौन सा? बादाम, कच्चा बादाम नहीं ठीक है, वरना कच्चा बादाम करने लगो, आलमंड मतलब बादाम, प्लस प्लस वॉलनट। ये ये बेटा, ये जो है ना, ये जो 2 मैंने ड्राई फ्रूट्स लिखे हैं ना, ये पता है किसके लिए होता है? ये ब्रेन का खाना है। ब्रेन लिख दिया।
ये आपका जो दिमाग न्यूट्रिशन लेता है ना, वो इधर से लेता है। आपकी प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाएगी, आप विश्वास मानो। कई चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये तो पुराने लोग बोल रहे हैं, ऐसी फालतू की बात होगी, कुछ इनमें इंपॉर्टेंस नहीं होगी। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आप ये दो चीजें कर लो तो भाई मजा। अब ऐसा नहीं कि एक दिन 40-50 बादाम खा लिए और बाकी दिन नहीं खाए, दस्त लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ मत करना। रोज के ये 5 खा लो, और रोज के रेगुलर, ठीक है, ये 3 खा लो। आप इतना कर लो, आपकी हेल्थ सुपर स्ट्रांग हो जाएगी, आप ये बात मानना। और अगर ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं वापस पढ़ाई पे। अगर बेटा 5 लीटर दूध मैंने एक कंटेनर में डाला, 2 लीटर मैंने क्या डाला बेटा, पानी, तो आप ये बताओ टोटल कितना ml हो गया, इसमें कितने लीटर हो गया, टोटल कितने लीटर हो गया? आप कहोगे सर 7 लीटर हो गया। और अगर इसी में से अगर मैं, भाई दूध में कुछ मिलाना नहीं, कई लोग है बॉर्नवीटा वॉर्नवीटा, आई एम अ कॉम्प्लेंट बॉय, वो सबसे फर्जी चीज है, दूध को ही खत्म कर देती है, दूध को खत्म कर देती है, सच बता रहा हूं। अगर आपने एक चम्मच भी बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेंट, चाय वाय, अभी क्या चाय पी रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र है चाय पीने की। ये जिन बच्चों को अभी से आदत लग रही है चाय वाय की, ये सब फालतू का ड्रामा है, छोड़ दो। कॉफी की आदत नहीं, कॉफी जाके पियेंगे रोज, नहीं, अभी उम्र है दूध पीने की, कैल्शियम लेने की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्योर दूध, और उसमें से ज्यादा है टेस्ट के लिए हल्दी मिला लो, और कुछ नहीं मिलाना है। शहद मिला लो, ऐसा नहीं कि बॉर्नवीटा डाल दिया, हॉर्लिक्स डाल दिया, कॉम्प्लेन बॉय, बेटा पूरा शुगर है, पूरा शुगर है उसके अंदर, चीनी है, मतलब आप ये समझ लो। इधर देखो, तो ये हो गया 7 लीटर। अब इस कंटेनर में से अगर बेटा मैं 3 लीटर कम कर देता हूं, 3 लीटर मैंने और निकाल लिया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 3 लीटर अगर मैंने दूध और निकाल लिया उसमें से, तो कितना बचा है ये बता दो। हाँ सर, 3 लीटर बचा लोगे तो 4 लीटर बच जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज का जोड़ना और घटाना बड़ा ही आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर के भाव बहुत बढ़ चुके हैं, वेक्टर कहता है मुझे जोड़ने के, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, और मतलब एक मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। उसका पहला ऑप्शन सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको जो चीजें लिखवाऊंगा वो आपको समझाने के तौर पे लिखवाऊंगा, कल मैं उसकी बिल्कुल टाइपिंग फुल टू अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी समझने के लिए चीजें सीखो। पहली चीज क्या है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एडिशन में बेटा अपन एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ लिख लो। पहला जो आता है बेटा वो आता है ट्राइंगुलर लॉ। कौन सा लॉ आता है बेटा, पहला आता है ट्राइंगुलर लॉ। ये वेक्टर एडिशन के लॉ है बेटा, ध्यान से सुनो, अभी सारी चीजें छोड़ दो, अभी मैं कमेंट आपके पढ़ ही नहीं रहा हूं, अभी मेरा फुल फोकस यहां पे है। एक होता है ट्राइंगुलर लॉ, दूसरा जो होता है बेटा दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पहला है ट्राइंगुलर लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड जो आ जाता है दैट इज पॉलीगन लॉ। अब इसके आगे ऐसा लिखाता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप लिख सकते हो ऐसा। इसके आगे लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके आगे लिख सकते हो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अब ध्यान से सुनना बेटा, ये चीजें सुपर क्रिटिकल है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो लगाया जाता है बेटा, वो सिर्फ ओनली फॉर टू वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स के लिए लगाया जाता है बेटा? दो वेक्टर्स के लिए लगाया जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जो लगाया जाता है, ओनली फॉर टू वेक्टर्स। ये भी सिर्फ दो वेक्टर के एडिशन पे आप लगा सकते हैं। थर्ड जो होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर की स्पेलिंग क्या लिख दी है? वेक्टर एडिशन जो है ये किसके लिए लगाया जाता है बेटा? मोर देन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर से ज्यादा के लिए लगाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? पहले आप इन तीनों का अस्तित्व समझो। पहला ट्रायंगुलर, दूसरा पैरेललोग्राम और तीसरा पॉलीगन। पहले जो दो हैं वो सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए लगते हैं, और जो थर्ड वाला है वो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए लगता है। अब एक एक करके अपन समझते हैं। पहला वाला जो समझना है दैट इज ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर लॉ को समझना। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या अपन लोगों ने क्लास 10th में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि ये मेरा सर्किट है, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है, और ये बैटरी लगी हुई है, ये R और ये R। अगर ये सीरीज में है तो बेटा इसका R इक्विवेलेंट लिखते थे। ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि इसका R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये 3R हो जाएगा। और इसका मतलब ये होता था कि ये तीन रजिस्टर मिलकर के जितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उतना ही रेजिस्टेंस ये अकेले मिलकर के क्रिएट कर रहा है। हमारा ये मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से बेटा हम वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ को समझने वाले हैं। ध्यान से सुनना। हमें सर आपने दो वेक्टर दिए, एक ए वेक्टर दिया। ए वेक्टर बेटा हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान से देखना। ये हमारा ए वेक्टर है, और यहां पे आपने हमें कौन सा वेक्टर बना के दे दिया? यहां पे सर आपने हमें ये बी वेक्टर बना के दे दिया, और आपने बोला हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर होता। मतलब इन दो वेक्टर्स का जो एडिशन है वो आर वेक्टर के समान है। इस आर वेक्टर को अपन यहां पे एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जो हमारा इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी अपने आप में एक वेक्टर रिजल्टेंट रहता है, वो भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। मतलब जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों, मेरे रिजल्टेंट वेक्टर के पास भी दो चीजें रहेंगी। एक उसके पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड रहने वाला है, और दूसरा उसके पास उसका खुद का डायरेक्शन रहने वाला है। क्या ये बात पे आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपन कहते हैं यार ये आदमी 10 आदमियों जितना खाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 आदमी इंडिविजुअली जितना खाएंगे उतना ये अकेला खा जाता है। उसका मतलब रिजल्टेंट होता है बेटा। जल्दी से बता दो, क्या ये दोनों बातें क्लियर है? तो एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, फिर हम इसके आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बता दो कि हाँ सर ये वाली बात हमें समझ में आ गई है कि कोई भी दो चीजों को अब हमें जोड़ना है तो दो चीजों का एडिशन हमें क्या दे देता है बेटा? आर वेक्टर दे देता है। जल्दी से बता दीजिए एक बार थम्स अप देके, जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर। अब
करते कैसे हैं बेटा, वो चीज समझो। देखो बेटा, एंगल निकालना, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहां पे जब हम एडिशन करते हैं, ध्यान से सुनो, यहां पे जब हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जब भी कोई दो वेक्टर का एडिशन हो रहा होता है तो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाली वेक्टर का क्या जोड़ा जाता है बेटा, हेड जोड़ा जाता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात आप याद रखना कि जब मुझे एंगल देखना होता है तब टू टेल या हेड टू हेड चलता है, ये तो मैं जानता हूं। पर जब भी मुझे एडिशन करना होगा, और जिस सीक्वेंस में लिखा है, अगर ए से बी जुड़ रहा है तो ए का टेल, ए का कौन बेटा, टेल बी के हेड से जोड़ेगा। आप ये बात ध्यान देना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। मतलब सर आपने ये बोला, जैसे ये मेरा ए वेक्टर है तो ये मैंने ए वेक्टर बनाया। ये कौन सा वेक्टर बनाया मैंने बेटा, जल्दी से बता दो। ये सर आपने ए वेक्टर बनाया। ये ए वेक्टर में, ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ा है, बी वेक्टर जोड़ा है। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है। इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको जब मैं इधर पे ले जाऊंगा, इसको बेटा थोड़ा घुमा लेता हूं, थोड़ा सुंदर सा दिखे और थोड़ा सा छोटा कर लेता, ठीक है। इसको भी थोड़ा घुमा देता हूं और थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है, बस सुंदर दिखने के लिए। ये कौन सा वेक्टर बन गया बेटा, बी वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, पहले कौन लिखा था बेटा, पहले कौन लिखा था, ये ऊपर, एक मिनट बेटा, पीछे वाले का हेड लिखना है यहां पे, एक मिनट रुको, यहां पे हेड लिखना है। पहले वाले का क्या होगा बेटा, पहले वाले का क्या होगा, हेड होगा, और दूसरे वाले का क्या होगा, टेल होगा। ए वेक्टर जो पहले आ रहा है उसका हेड, बी वेक्टर के किससे जोड़ेगा बेटा, टेल से जोड़ेगा। ये देखो, इधर देखो, हाँ सर, हेड टू टेल, इधर देखो बेटा, पहले वाले का हेड मैंने टेल हेड लिख दिया बेटा, टेल हेड नहीं, हेड टेल से जोड़ेगा। मतलब पहले वाले वेक्टर का ये क्या पार्ट होता है बेटा, ये पार्ट होता है हमारा हेड, ठीक है। और बी वाले का ये वाला पार्ट देखो बेटा, बी वाले का ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा, टेल होता है। तो जब भी दो वेक्टर का एडिशन होता है तो पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से जुड़ता है। क्या इतनी बात जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट कौन होगा, तो ट्रायंगुलर लॉ ये कहता है कि ये दो वेक्टर एक ट्रायंगल के दो साइड के समान है। ये दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के समान हैं। अगर मैं तीसरी लाइन जोड़ दूंगा, अगर मैं तीसरी लाइन जोड़ दूं, कहां से, पहले वाले वेक्टर से लेकर के दूसरे वाले वेक्टर तक, तो ये बेटा मेरा क्या बन जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। क्लियर है कि नहीं है, जहां पे इसकी जो लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो एंगल बना रहा होता है अल्फा, ये उसका डायरेक्शन हो जाता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो। क्या करना है दोबारा से सुनो, मैं अगले पेज पे बता देता हूं, फिर मैं हटा भी दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या सर वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है सर, ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो सर ये जो ए और बी वेक्टर है ना, ये ट्रायंगल की दो साइड की तरह नजर आते हैं। ये ट्रायंगल की दो साइड की तरह नजर आते हैं, जहां पे
तीसरी जो साइड होगी अगर आप उसे जोड़ दोगे, तीसरी साइड कहां से कहां बनेगी? सर ट्रायंगल बनना है तो मतलब हर एक साइड जोड़ेगी, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड जो जुड़ेगी वो पहले वाले से शुरू होगी और आखिरी वाले तक चली जाएगी। यही सर मेरा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और यही अल्फा डायरेक्शन हो गया, और ये कौन है बेटा? मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। जल्दी से बता दो क्या ये बात अब क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? हाँ सर, दोबारा से बेटा रिपीट भी कर दिया। जो पहला वेक्टर आएगा, जैसे मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोला है ना, हाँ सर, तो पहले वाले वेक्टर का क्या होगा? सर पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर की किससे जोड़ेगा बेटा? टेल से जोड़ेगा, और ये मुझे क्या दे देगा? रिजल्टेंट दे देगा। जल्दी से बता दो ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्या था? किसका था बेटा? हमारे ट्रायंगुलर लॉ का था। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब आते हैं कौन सा बेटा? अब आते हैं सेकंड वाला, जिसको अपन कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा ये बताओ, ट्रायंगुलर लॉ में डायरेक्शन कैसा बन रहा था बेटा? ट्रायंगल बन रहा था कि नहीं बन रहा था? ट्रायंगुलर लॉ में बेटा डायरेक्शन कैसा बन रहा था? ट्रायंगल बन रहा था कि नहीं? हाँ सर। और अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम में, तो आप डायरेक्शन थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि यहां पे कुछ डायग्राम पैरेललोग्राम जैसा बनेगा? हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो ये वाले को। पैरेललोग्राम ये कहता है, ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए। ठीक है सर, दो वेक्टर्स के लिए। तो दो वेक्टर्स के लिए ये तो अच्छी बात है, तो आपने फिर से लिखा ए वेक्टर जो कैसा बना हुआ है बेटा? इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहां पे कौन बना दिया बेटा? बी वेक्टर बना दिया, जो किस तरीके से जुड़ा हुआ है बेटा? इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोल दिया ए वेक्टर के साथ जुड़ रहा है कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर, और ये क्या दे देगा बेटा? रिजल्टेंट आर वेक्टर दे देगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले जो सीक्वेंस में आएगा वही पहले बनेगा, तो पहले बन गया कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। सबसे पहले कौन सा वेक्टर बन गया बेटा? ये ए वेक्टर बन गया। दूसरा वेक्टर कौन सा बनेगा? जल्दी से बता दो। सर दूसरा वेक्टर पहले वाले से जुड़ करके दूसरा वेक्टर ये बन जाएगा, जो कि क्या हो गया बेटा? बी वेक्टर हो गया। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब ये क्या बोलता है कि अगर आपको रिजल्टेंट आर वेक्टर बनाना है, रिजल्टेंट आर वेक्टर बनाना है, तो ये कहता है क्या तुमने इनिशियली शुरुआत में क्या तुमने वेक्टर शिफ्टिंग सीखी है कि नहीं सीखी है? ये बता दो। वो कहता है हाँ सर मैंने वेक्टर शिफ्टिंग सीखी है, जहां पे हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ सर। तो मैंने उसने कहा कि एक काम करो, ये ए वेक्टर जो बना हुआ है आपका, ए वेक्टर जो बना हुआ है और यहां पे जो बी वेक्टर बना हुआ है, इसको शिफ्ट कर दो। ये जो ए और बी वेक्टर बना हुआ है बेटा, इसको शिफ्ट कर दो पैरेलली। तो ये देखो बेटा, अगर मैं बी वेक्टर को शिफ्ट करता हुआ ठीक इस लाइन से जोड़ दूं, ये कौन सा वेक्टर है बेटा आपका? ये देखो, ये बी वेक्टर है कि नहीं है? जैसा ये बी वेक्टर बना हुआ है वैसे ही ये बी वेक्टर है। सेम वो कह रहा है कि जो आपका ए वेक्टर बना है, ए वेक्टर को आगे की तरह शिफ्ट कर दो, जिससे कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो बी को शिफ्ट करके यहां लेके आ गए, ए को शिफ्ट करके ऊपर ले गए। पहले ये बताओ शिफ्टिंग समझ में आई कि नहीं आई? ए को बेटा शिफ्ट करके ऊपर ले गए, बी को शिफ्ट करके यहां लेके आ गए। ये जल्दी से बता दो, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ब्रेक ब्रेक बाद में करना, पहले ये बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? और क्लास का टाइम नहीं पता है क्या?
क्लास का टाइम पता है कि नहीं पता है? आपकी क्लास 5:45 की होती है, और ये कोई स्कूल नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्कूल के टीचर की तरह मैं छोड़ूंगा भी नहीं, 2 मिनट लगेंगे मैं रगड़ के रख दूंगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं मेहनत से करा रहा हूं तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये तुम्हें अपने कंफर्टेबल जोन में रह करके सब चीजें नहीं मिल जाएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। वो वरना कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये मत समझो कि नहीं अगर हम कहीं पढ़ने लगते हैं तो हमारी चीजें बदल जाती हैं, हम सीख जाते हैं। नहीं, मेहनत करने से आप सीखते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में सीखो, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। आप जल्दी से बताओ बेटा, ये दोनों ही चीज मैं हटा देता हूं, और अगर मुझे 10:45 से ज्यादा भी पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा बॉस। मुझे बताए क्या सही है क्या गलत है, कितना सिखाना है कितना नहीं सिखाना है। टाइम वाइम मत बताया करो, ठीक है ना? 2 मिनट लगेंगे, सारी घड़ी देखना भूल जाओगे। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। मैंने क्या बताया कि कोई भी टीचर अपने लास्ट के टाइम पे, क्लास के आखिरी में जो चीजें बताता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी छुट्टी के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ो ना। आप क्यों यहां पे दिमाग लड़ा रहे हो? ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, कि मैं स्टार्ट याद करो कि स्टार्टिंग में सर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में दो चीजें सिखाई थी। एक तो चीज सर आपने सिखाई थी वेक्टर शिफ्टिंग, कि हम एक ही प्लेन के अंदर एक वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं देखना किस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूं। नाम उसका क्या है? पैरेललोग्राम। तो मुझे शिफ्ट करके उसको एक पैरेललोग्राम का शेप देना है। तो मैं एक काम करता हूं, बी वेक्टर को उठाता हूं और इसको शिफ्ट करके, देखो शिफ्ट करके मैं बिल्कुल इधर पे जोड़ देता हूं। ठीक है, ए से जोड़ दिया, और फिर ए को मैं शिफ्ट करता हूं, शिफ्ट करके बेटा आप ही के सामने देखो, इसको मैं ऊपर से जोड़ लेता हूं। क्लियर है कि नहीं? है सेम डायग्राम बनेगा। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि सर आपने ए वेक्टर यहां बी वेक्टर आपने यहां शिफ्ट कर दिया है, और सर आपने ए वेक्टर यहां पे शिफ्ट कर दिया है। क्या अब आपको चीजें नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? हाँ जी सर। फिर ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ। देखो ट्रायंगुलर ने क्या कहा था? ट्रायंगुलर ने ये कहा था कि भैया ये दोनों ट्रायंगल बनाने के बाद मेरा जो शेप है वो ट्रायंगल की तरह है। मुझे दूर से देखो, क्या मैं तुम्हें ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? अगर तुम मेरी एक साइड को जोड़ दोगे, वही मेरा रिजल्टेंट होगा, वही मेरा रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल ये कहता है कि मेरे जो दो वेक्टर हैं वो ट्रायंगल की दो साइड की तरह है, जहां पे तीसरी जो साइड आप बनाओगे ट्रायंगल की, वो उसका रिजल्टेंट होगा। वो उसका क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा। उसी तरीके से पैरेललोग्राम ये कहता है कि दो वेक्टर जब आप बना लेते हो ए और बी, तो बी को आप शिफ्ट करिए, ए को आप शिफ्ट करिए, और इसको एक पैरेललोग्राम का शेप दे दीजिए। किसका शेप दे दीजिए? पैरेललोग्राम का शेप दे दीजिए। और इस पैरेललोग्राम में जहां से आपने वेक्टर शुरू किया है, आपका पहला ए वेक्टर है, ए वेक्टर से आप शुरू करो। आपका ये रिजल्टेंट कहां तक जाएगा? आपके बी वेक्टर तक जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, जहां पे ए वेक्टर और आर वेक्टर का एंगल उसका डायरेक्शन बता रहा होगा। मतलब ट्रायंगुलर लॉ में रिजल्टेंट एक साइड का काम करता है, पैरेललोग्राम में जो मेरा रिजल्टेंट है वो किसका काम करता है बेटा? डायगोनल का काम करता है। किसका काम करता है? डायगोनल का काम करता है। जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई है कि सर पैरेललोग्राम में ये जो है ये एक डायगोनल का काम कर रहा है, वहीं वहीं ट्रायंगुलर लॉ में ये जो काम कर रहा है ये एक साइड का काम कर रहा है। जल्दी से बता दो, ये दोनों बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर, यस सर। अब बात किसकी करते हैं बेटा? पॉलीगन की। पॉलीगन लॉ।
ये थर्ड है बेटा। पॉलीगन लॉ बेटा आपको पहले ही समझा दिया है, ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए अप्लाइड है। दो वेक्टर से ज्यादा होंगे तो आप कौन सा लॉ लगाओगे? पॉलीगन लॉ लगाओगे। कौन सा लगाओगे? पॉलीगन। मान लो बेटा आपको ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है और सी वेक्टर दिया गया है। मान लो ए वेक्टर जो है बेटा वो ऐसा दिया गया है, ठीक है। बी वेक्टर आपको ऐसा दिया गया है और सी वेक्टर आपको बेटा ऐसा दिया गया है। ध्यान से देखो बेटा, और आपसे बोला गया है, बड़ा आसान सा है बेटा, सिंपल सा है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। आपसे बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर के बराबर है। तो सेम कंसिस्टेंट चलेगा बेटा। पहले कौन लिखा हुआ है? ए वेक्टर। तो सबसे पहले आप कौन सा वेक्टर बनाओगे? ए वेक्टर बनाओगे इस तरीके से। सबसे पहले ए वेक्टर दिया गया है तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर बनाओगे बेटा? आप ए वेक्टर बनाओगे। ये आपका ए वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगली बात की जाए तो ये बेटा आपका बी वेक्टर है। बी वेक्टर का डायरेक्शन देखो, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? बी वेक्टर को उठाओ और क्या ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है? हाँ सर। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। चलेगा वही बेटा, पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल से जोड़ेगा। अब हम क्या कह सकते हैं? अगर सी वेक्टर की बात करें, फिर अब आप सी वेक्टर को बना दोगे तो सी वेक्टर कहां आ जाएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सी वेक्टर? हाँ सर, ये हो जाएगा सी वेक्टर। अब आपका बेटा जो रिजल्टेंट होगा वो पता है क्या कहता है? रिजल्टेंट कहता है कि तुम एक काम करो, मेरा जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ दो और यही क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये क्या हो गया? सी वेक्टर। और ये मेरा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? जल्दी जल्दी जल्दी, अभी भी 1 मिनट बचा है, अभी भी 1 मिनट बचा है। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं इसी का ही। मान लो यहां पे बेटा अब ए वेक्टर दिया गया है, ये बी वेक्टर दिया गया है, ए है, बी है, सी है और इस बार डी भी है। देखो कैसा कैसा दिया गया है, ध्यान से देखो। ये ए वेक्टर है, हाँ सर। ये बी वेक्टर है, हाँ सर। ये सी वेक्टर है, हाँ सर। और ये डी वेक्टर है। ऐसा बना लेता हूं बेटा डी, ये डी वेक्टर है। अब आपको क्या बोला गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर आर वेक्टर के। क्या इसको बना सकते हैं बेटा हम लोग? जल्दी से बता दो। हाँ सर। जैसा सीक्वेंस है वैसा ही बेटा आपको चलना है, आप ये याद रखना। जैसा सीक्वेंस है, अगर मान लो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, मैंने पहले सी वेक्टर बना दिया फिर मैंने बी वेक्टर बनाया, तो अब बेटा पहले आप सी वाले को लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी को अपन फॉलो करेंगे। तो जैसे अपन बनाए, पहला कौन सा हो गया बेटा? ए वेक्टर। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा सी है, ध्यान से देखो। तो ये आ गया सी वेक्टर, देखो। हाँ, तो ये कौन सा आ गया बेटा? ए वेक्टर आ गया। फिर ये कौन सा आ गया? सी वेक्टर आ गया। फिर कौन सा लिखा है सर आपने? बी। तो इसके बाद आप बनाओगे बी। इसके बाद मैंने किसको बना दिया बेटा? बी वेक्टर को बना दिया। देखो मैंने बी बना दिया, ये बी वेक्टर हो गया। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा बेटा? डी वेक्टर। तो लो मेरा ये बन गया बेटा डी वेक्टर। अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहां से बनेगा एक बार ये बता दो। रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, कहां से बनेगा? ए बन गया, सी बन गया, ये बी बन गया और ये डी बन गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है सर? पहले वेक्टर के टेल से, मतलब जहां से मैंने शुरुआत किया है और जहां पे ये अंत हो गया है, वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा? वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर
आर वेक्टर कहलाएगा। जल्दी से बता दो क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ सर, ए टू डी बिल्कुल सही। तो रिजल्टेंट जो होता है ना बेटा, वो रिजल्टेंट जो होता है वो पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड पे, लास्ट वाले के हेड पे जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, हाँ तो अब यहीं तक रहने देते हैं, बाकी चीजें बेटा आप लोगों को बाद में बताएंगे। अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो बेटा मैं मॉड्यूल से कुछ आपको क्वेश्चंस देना चाहता हूं, जो कि मैं दे दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे ये करा दिया, रिवीजन करा दिया, क्वेश्चंस करा दिए, लॉग की डीपीपी हो गई। अब जल्दी से एक बार होमवर्क देख लो, जल्दी से। मॉड्यूल से क्वेश्चन दे दूं क्या कुछ, अगर आपने मॉड्यूल हैं आप लोगों के पास तो? मॉड्यूल से क्वेश्चंस, मॉड्यूल से क्वेश्चंस बेटा आपको ये जो मिलेगा, ये कहां पे मिलेगा? ये बेटा मोशन इन प्लेन में मिलता है, ठीक है? पर इसे कराते अपन बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही है। मोशन इन प्लेन में मिलेगा, ठीक है सर। और मोशन प्लेन में बेटा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वो क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर है कि नहीं है? मोशन इन प्लेन में बेटा इसमें लिखा हुआ है टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, उसमें आपको करना है। उसमें जो क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग बेटा, वो क्वेश्चन कर लेना फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 कर लेना। क्लियर है कि नहीं है? टॉपिक वाइज में यहां तक कर लेना। समझ में आ रहा है? और बाकी चीजें मैं कराऊंगा। अभी जो डीपीपी है वो आप ट्राई करना, और जो डीपीपी के क्वेश्चन रहेंगे बेटा वो मैं कल करवा दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करना बढ़िया मेहनत से, ठीक है? और मन लगा करके पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ सर, अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं पूछना वो भी आप बता दो। और बाकी जिनको ब्रेक लेना है वो ब्रेक ले लो। अब आप जा सकते हो, कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात अभी नहीं करने वाला हूं। जल्दी से बताओ। अब एक आप लोगों से बात कहना चाहूंगा, जो खास करके लड़के हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी रहती है। हाँ हाँ, सुना रहा हूं। मैं हाँ शायरी सुना रहा हूं, रुक जाओ सुनो तो, तभी तो समझ में आएगा। उसका बैकग्राउंड तो ले लो पहले। शायरी का बैकग्राउंड नहीं लोगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, शायरी का बैकग्राउंड ले लो पहले। बैकलॉग्स और रिवीजन ये दोनों चीजें बेटा मैं करवा दूंगा। बैकलॉग्स आपको करना है, रिवीजन मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कि कई बार होता है ना कि कोई, खास करके लड़के ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि उनसे कोई थोड़ा सा हाय हेलो क्या कर देता है, वो अपनी जान तक दे देते हैं। जान मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते हैं। किसी ने आज मुस्कुरा ही दिया उन्हें देख करके तो लड़के फिर पढ़ते ही नहीं है। वो इसी खुशी में पागल हो जाते हैं कि वाह यार देखा तूने, मुस्कान ने मुझे देख करके मुस्कुरा दिया है। ठीक है, तो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं लड़के, कई बार मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो थोड़ा कोई कुछ मांगे कि यार पेन दे दोगे क्या,
तो लड़का खुद अपनी पढ़ाई नहीं कर रही है, उसने अपना पेन, खुद चलता हुआ पेन किसी को दूसरे को दे दिया, यार चलो हमारी पढ़ाई तो होती रहेगी, तुम पेन ले लो। एक आध हमारे यहाँ एग्जाम्पल थे, कभी कॉपी चेक होती थी तो कई लड़के अपनी कॉपी लड़कियों को दे देते थे। तो ये उनका सेक्रीफाइसिंग नेचर के ऊपर एक शायरी कही गई है, बड़ा अपन ध्यान से सुनिएगा तभी आपको मजा आएगा। कि कुछ इस प्रकार है कि किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। उसने मुझसे थोड़ी सी रोशनी क्या मांगी, उसने मुझसे थोड़ी सी रोशनी क्या मांगी, मैंने अपना घर जला दिया मैंने। मतलब थोड़ी सी रोशनी के कारण, उसे चाहिए थी थोड़ी सी रोशनी, पर मैंने एक्साइटमेंट में अपना घर ही जला दिया। तो आप ऐसे कुछ भी मत करिएगा। आपके लिए आपकी लाइफ में अटर मोस्ट प्रियोरिटी, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी जो है बेटा, वो आपके खुद के घर वालों की है। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे इस दुनिया में, इस जन्म में आपकी मां से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, और आपके पिताजी से ज्यादा ख्याल आपका इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता। क्लियर है? तो इन दोनों को खूब प्यार करो, खूब ख्याल रखो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय सिया। और मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। और बेटा आज बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, तो प्लीज आप लोग रिवीजन जरूर करना। क्वेश्चंस को एक बार बना हो तब भी देख लेना, नहीं बना हो तब भी अच्छे से देख लेना। कल अपन और एक्साइटिंग और नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं। चलिए तब तक ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय सिया।